अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम लोग लिवर की पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और अब हम आगे हैं। लिवर की पैथोलॉजी का एक बहुत माइनर सा टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने पढ़ने होते हैं कि कोई सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स तो नहीं है लिवर के। अब वो कहते हैं कि सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स को ना हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लिवर बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि या तो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर में ये होगा ना कि आपका जो इनफ्लो है हार्ट की सॉरी आपके लिवर की तरफ जो इनफ्लो आ रहा है यानी जो ब्लड आ रहा है, हो सकता है उस इनफ्लो में मसला हो। नंबर 2 होता है कि जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द लिवर होती है तो हो सकता है कि थ्रू द लिवर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मसला है। या नंबर 3 मसला तब भी हो सकता है जब आउटफ्लो होगा। तो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर में जो भी हम लोगों ने पैथोलॉजी पढ़नी है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। और यस, अभी तक मुझे मेरे भाई ने डस्टर नहीं ला के दिया है, सो डस्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर जो है बेटे, इसको हम लोग तीन रीजंस में पढ़ेंगे। हम कहेंगे या तो उसका जो इनफ्लो है वो इम्पेयर हुआ होता है, या तो थ्रू द लिवर जो फ्लो है उसमें मसला होगा, या फिर आपके पास जो आउटफ्लो होता है उसमें मसला होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास जो इनफ्लो है उसमें मसला हो तो क्या होगा। अब आपको पता है कि जो इनफ्लो है, बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपका जो लिवर है ना उसको डुअल ब्लड सप्लाई मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? डुअल ब्लड सप्लाई मिलती है। डुअल ब्लड सप्लाई का मतलब है कि उसके पास ब्लड 2 तरीकों से आ रहा होता है। नंबर 1 ब्लड आ रहा होता है हिपैटिक आर्टरी के थ्रू, और नंबर 2 आ रहा होता है पोर्टल वेन के थ्रू। सो अगर हम लोगों ने इम्पेयर इनफ्लो की बात करनी है तो इम्पेयर इनफ्लो में 2 मसले हो सकते हैं। या तो आपकी जो हिपैटिक आर्टरी है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हुई भी होगी, उसमें मसला होगा। सो हिपैटिक आर्टरी के अंदर कोई इशू होगा, तब ब्लड ठीक से नहीं आ रहा होगा। या जो पोर्टल वेन होती है वो भी आपकी इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन का पार्ट बनती है। सो पोर्टल वेन का कोई इशू होगा तो हम कहेंगे कि फ्लो इम्पेयर हो सकता है। हिपैटिक आर्टरी के केस में वो कहता है कि ऐसा बहुत रेयरली ही होगा कि आपका जो लिवर है उसमें इन्फॉक्शन प्रोड्यूस हो, क्योंकि अगर सप्लाई एक तरफ से ना भी आ रही होगी तो कोई बात नहीं, लिवर के पास डुअल सप्लाई होती है और वो डुअल सप्लाई इसके लिए कंपनसेट बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है, ठीक है। लेकिन अगर इन्फॉक्शन प्रोड्यूस होगा भी तो वो इन्फॉक्शन क्यों प्रोड्यूस हो सकता है, उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्शन या थ्रोम्बोसिस हुई भी होगी ब्रांच हिपैटिक वेन की, ठीक है। नंबर 1 ये कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या इवन थ्रोम्बोसिस हो सकती है हिपैटिक आर्टरी की, जो कि फ्लो को डिस्टर्ब करेगी, इम्पेयर करेगी इनफ्लो को, और उसकी वजह से इन्फॉक्शन प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि वैसे रेयर है। नंबर 2 कोई भी इम्बोलिज्म होगा तो वो ऐसे कर सकता है। नंबर 3 कोई भी नियोप्लेजिया होगा आर्टरी के अंदर तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और इसी तरह कहता है कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अगर वेसल्स में होगा, जैसे कि एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है पोली आर्ट्राइटिस नोडोजा, वेसल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, उनसे फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन सारे केसेस में आपके पास जो इन्फॉक्शन है वो प्रोड्यूस हो सकता है। और फिर वो कहता है कि ये जो इन्फॉक्ट होगा या तो ये ब्लू होगा या हेमरेजिक होगा। अगर उस तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा हुई तो इन्फॉक्शन जो है वो हेमरेजिक इन नेचर भी हो सकता है। ये तब की बात है जब आपकी ब्रांच इफेक्ट हो। तो क्या आपकी जो मेन आर्टरीज हैं वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। लेकिन अगर मेन एक हिपैटिक आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, पोर्टल वेन से फ्लो आता रहेगा उस तरफ, तो मसला इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मेन ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, लेकिन उसकी ऑब्स्ट्रक्शन के बाद इस्कीमिया वगैरह इतना जल्दी डेवलप नहीं होता, क्योंकि डुअल ब्लड सप्लाई कंपनसेट कर लेती है, ठीक है। ये बात उसने सारी की हुई है हिपैटिक आर्टरी में। अब अगर दूसरी तरफ हम लोग पोर्टल वेन की बात करें तो पोर्टल वेन के अंदर क्या कहता है जब पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो इसकी वजह से ना बड़े वेग से सिम्टम्स आते हैं, यानी कि नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स आते हैं। क्या सिम्टम्स आते हैं? जो पोर्टल वेन होती है वो आपकी इंटेस्टाइन से ब्लड सप्लाई जो है उसको लिवर के साथ जो है वो कनेक्ट करती है, और इस तरह हम कहते हैं इंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन ये बनी हुई होती है, ठीक है। तो कहता है बड़े वेग से सिम्टम्स आते हैं, और इनिशियली जो है वो कहते हैं इतने ज्यादा स्वेयर नहीं होते, लेकिन सम टाइम पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन काफी ज्यादा लीथल भी साबित हो सकती है, ठीक है। कभी कभी ये लीथल भी साबित हो सकती है। अगर कहता है कि पोर्टल वेन के अंदर अक्लूजन होगी तो इस अक्लूजन की वजह से, पोर्टल वेन के अंदर अक्लूजन की वजह से क्या साइन सिम्टम्स आ रहे होंगे? तो नंबर 1 वो ये कहता है कि चूंकि ये इंटायरो हिपैटिक सर्कुलेशन का पार्ट होती है तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एब्डोमिनल पेन के साथ वो कहता है कि इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन भी डेवलप हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पे फ्लो एक्यूमुलेट होगा जिससे प्रेशर बढ़ेगा। सो हम कहेंगे कि पोर्टल हाइपरटेंशन ये कॉज कर सकता है। उसके बाद कहता है कि समटाइम ये वेरिसेस डेवलप कर देता है, और अगर वो वेरिसेस रप्चर हुई तो फिर काफी ज्यादा
बैड साइड इफेक्ट्स जो है वो इसके आ सकते हैं। एसाइटीज़ इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती, लेकिन अगर इसकी वजह से एसाइटीज़ डेवलप होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव और इंट्रैक्टेबल हो सकती हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद कहता है कि अगर हम लोग इस पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन या अक्लूजन है ये एक्स्ट्रा हेपेटिक यानी हेपेटिक से बाहर या फिर लिवर के अंदर भी जाके हो सकती है। तो ये एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है और इंट्रा हेपेटिक भी। अब मेन रीजन हमें नहीं पता, आइडियोपैथिक होती है, लेकिन कुछ इसके कॉजेज जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। नंबर 1, अगर लिवर के अंदर सिरोसिस है, 25% पेशेंट में सिरोसिस की वजह से भी ये अक्लूजन देखी गई। इसके अलावा कहते हैं अगर बॉडी के अंदर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, आपको पता है हाइपर कोएगुलेबल स्टेट कब होती है, फिजियोलॉजिकली ये प्रेगनेंसी में होती है, या कोई भी थ्रोम्बोफिलिक डिजीज है, या फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी है, या एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। तो ये सारी कंडीशंस वो हैं जो बॉडी को हाइपर कोएगुलेबल बनाती हैं। जब कोएगुलेशन ज्यादा होगी तो उससे थ्रोम्बस एम्बोलिस और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसी तरह वही दोबारा से बात आ जाती है कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अगर चल रहा होगा तो वो भी एक्स्ट्रा हेपेटिकली इसको वेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रेटाइटिस हो गया या इवन सेप्सिस हो गई तो वो ये काम कर सकती है। उसके अलावा बेटे कहता है कि कोई ट्रोमा जैसे कि पोस्ट सर्जिकल सर्जरी के बाद भी इसकी बहुत दफा हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इंट्राहिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो इंट्राहिपैटिक ज्यादातर होती है थ्रोम्बस की वजह से। तो कहता है यूजुअली ये एक्यूट थ्रोम्बाई की वजह से होती है और इसकी वजह से इस्कीमिया वगैरह तो नहीं होता, ये इन्फेक्शन तो नहीं होता, लेकिन सम टाइम रेड ब्लू डिस्कलरेशन प्रोड्यूस होती है। उस रेड ब्लू डिस्कलरेशन को हम लोग कहते हैं इन्फार्क्ट ऑफ जोन। ठीक है, सो ये इन्फार्क्ट ऑफ जोन जो है ये प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ तक जो मसला था सारे का सारा वो सर्कुलेटरी इनफ्लो के बारे में बात हो रही थी, जिसमें उसने डिस्कस किया उसने किसको, आपके जो आपका इनफ्लो है अगर वो इम्पेयर हुआ हुआ होगा तो क्या होगा। अब इसी में उसने एक थोड़ी सी बात और की है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसने कहा यूजुअली इन केसेस में ना आपके पास जब इनफ्लो इफेक्ट होता है तो नेक्रोसिस नहीं होती क्योंकि डुअल ब्लड सप्लाई से मैनेज हो जाता है, लेकिन सम टाइम कभी कभी वहां पे जो है वो लोकली एट्रोफी हो सकती है और जो आपका डिस्टेंडेड साइनोसाइड्स हैं उनकी कंजेशन जो है वो देखने में आ सकती है। मोस्ट कॉमनली आपकी जो ब्रांच वेन्स होती है, तो चलो उनकी बात होगी। मोस्ट कॉमनली जो ब्रांचेस होती हैं वो ब्रांचेस समटाइम शिस्टोस्टोमियासिस की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं। शिस्टोस्टोमियासिस में जो एग्स होते हैं उसके या फिर वो खुद पैराहेलमिंथिस हो गया वो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, अदर कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि वेन की ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, तो कहता है बाकी तमाम डिसऑर्डर्स को, यानी कुछ तो इंट्राहिपैटिक एक्स्ट्राहिपैटिक में डिवाइड किए और बाकी तमाम डिसऑर्डर्स को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं ऑब्लिटरेटिव पोर्टल वीनोपैथी। ऑब्लिटरेटिव पोर्टल वीनोपैथी और ये नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इनकी मोस्ट कॉमन रीजन HIV डिजीज या फिर HIV के लिए जब रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं तो वो भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जब आपका इनफ्लो इम्पेयर होगा तो इस तरह से या तो आर्टरी या पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और पोर्टल वेन के अंदर फिर हमने कहा इंट्राहिपैटिक और एक्स्ट्राहिपैटिक अपनी अपनी डिफरेंट रीजंस हैं। और आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डुअल ब्लड सप्लाई है और वो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करती है। यानी आर्टरी में होगा तो वेन कर लेगी और वेन में कोई मसला होगा तो आर्टरी उस चीज को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, अब दूसरा जो डिसऑर्डर है वो आपके पास हो सकता है कि जब मसला थ्रू द लिवर हो, थ्रू द लिवर जो फ्लो है उसमें मसला हो, यानी अंदर कोई मसला है तो फिर क्या हो सकता है। तो कहते हैं कि थ्रू द लिवर फ्लो के अंदर अगर मसला होगा तो इसमें ये होता है कि मोस्ट कॉमनली रीजन ये होगी कि आपके पास जो इंट्राहिपैटिक यानी आपके लिवर के अंदर जो वेसल्स हैं वो वेसल्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई भी हो सकती हैं, या उन वेसल्स के अंदर कोई फिजिकल अक्लूजन जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। ये फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड क्यों होगा, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। नंबर 1 ये हो सकता है इंट्राहिपैटिक सिरोसिस की वजह से अक्लूजन वहां पे बन जाए और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। नंबर 2 कहता है कि अगर सिकल सेल डिजीज हो तो वो भी ये कॉज कर सकता है। इसी तरह अगर पेशेंट को इक्लम्शिया हो जिसमें उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो यूरिन में प्रोटीन रिलीज हो रहे होते हैं उस तरह से, या फिर इंट्रासाइनोसाइडल मेटास्टेसिस हुई हुई हो, कैंसर कहीं से आ गया हो तो वो भी वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। नॉर्मली तो इतना ज्यादा मसला नहीं होता, लेकिन अगर ये डिजीज आपके पास या ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा सिवियर होगी तो इस सिवियर की वजह से सफिशिएंट ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगी और सफिशिएंट ऑब्स्ट्रक्शन के बाद नेक्रोसिस जो है वो हो सकती है। अगर लिवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर नेक्रोसिस जो है वो हो सकती है, मैसिव नेक्रोसिस होगी और इवन मैसिव नेक्रोसिस के बाद फुलमिनेंट हेपेटाइटिस भी हो सकता है। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में ये मैसिव नेक्रोसिस हुई होती है। ठीक है, तो ये सीन हो सकती है जब इंट्राहिपैटिक फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हो या फ्लो के साथ मसला हो, और वो इस वजह से मसला हो सकता है कि अगर इंट्राहिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन
ऑब्स्ट्रक्शन या अक्लूजन है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट रीजंस। तो हमने कहा इन फ्लो में सिरोसिस या नेक्रोसिस नहीं होती, लेकिन अगर थ्रू द लिवर फ्लो में मसला होगा तो फिर उसके अंदर हमने कहा नेक्रोसिस और इवन आपके पास जो फुलमिनेंट हेपेटाइटिस है वो भी प्रोड्यूस हो सकता है। आखिरी जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर के अंदर चीज है वो ये कहता है कि अगर आप लोगों ने इन फ्लो की बात कर ली और थ्रू द लिवर भी बात कर ली, तो आखिरी डिसऑर्डर में होता है कि अगर आउटफ्लो को मसला हो, यानी आउटफ्लो जो है जो आपकी लिवर से जा रहा है उसमें मसला हो, और आउटफ्लो कौन लेके जाता है, हेपेटिक वेन। तो अगर हेपेटिक वेन में मसला होगा तो ये किस तरह से मैनिफेस्ट होगा, इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो कहता है मोस्ट कॉमन इसका जो कॉज होता है वो यही हो सकता है कि हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस है, हेपेटिक वेन के अंदर अगर थ्रोम्बाई है तो वो इसको अक्लूड कर सकता है। अक्लूसिव इवेंट कहते हैं किसी भी कैलिबर की ब्रांच को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्मॉलर ब्रांच को इन्वॉल्व करेंगे तो स्मॉलर ब्रांच को इन्वॉल्व करने से साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम, और इसको वीनो ऑक्लूसिव डिजीज भी कहा जाता है। वीनो ऑक्लूसिव डिजीज का हमें नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इसका जो कॉज है जो साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम कॉज कर सकता है वो पायरोलाइजाइडाइन अल्कलॉइड अगर किसी ने खा लिया है, जैसे कि जो जेम्शियन ब्रश टी में आपको मिलते हैं। सो कहता है कि अगर किसी ने पायरोलाइजाइड अल्कलॉइड अगर लिए हुए हैं तो उनके अंदर ये बहुत ज्यादा हो सकता है। और नंबर 2 ये स्मॉल हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन जिसको साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम कहते हैं। नंबर 2 ये उन लोगों के अंदर होता है जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो। ठीक है, कैंसर के लिए चाहे फिर उन्होंने कीमो कराई हुई है या फिर कोई उन्होंने हेमाटोपियोटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों रीजंस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है कि ये साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम हो सकता है। नंबर 2 वो कहता है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन ना दो या दो से ज्यादा मेन ब्रांचेस की होगी, वो तो हमने स्मॉलर ब्रांचेस की बात की है ना, तो मेन ब्रांच की अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी यानी मेन वीनस ब्रांच की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो इसको आपने समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपके पास लिवर इनलार्जमेंट, क्योंकि फ्लो जो है वो नहीं जा रहा तो लिवर के अंदर रिटेन हो रहा है, तो लिवर इनलार्जमेंट शुरू हो जाएगी। लिवर इनलार्जमेंट के साथ वो कहता है कि पेशेंट जो है वो पेन के साथ आ सकता है, चेस्ट पेन के साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो उसको एसाइटिस भी हो जाएगी। जब ये 3 चीजें होती हैं तो इनको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं बर्ड चेरी सिंड्रोम। क्या कहते हैं, बर्ड चेरी सिंड्रोम। अब ये जो बर्ड चेरी सिंड्रोम है बेटे, वो कहता है कि इसके अंदर ज़ाहिर ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी और जितना भी डैमेज होगा वो ब्लड की रिटेंशन और ब्लड प्रेशर बढ़ने से होगा। अगर सिंगल हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, दो से ज़्यादा मेन हेपेटिक वेन अगर ऑब्स्ट्रक्ट होंगी तो फिर ये सिंड्रोम प्रेजेंट होगा। इस सिंड्रोम के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो प्रेगनेंसी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है तो फिर वेन की ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ड्यू टू थ्रोम्बाई ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर वो सीओसीपीज लेती है जिसमें वो बाइट से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेती है, कोएगुलेशन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तो भी हो सकता है। सो ये बर्ड चेरी सिंड्रोम। तो हमने कहा जो आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है वो तब है जब वेन ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है। अगर स्मॉलर ब्रांचेस हैं तो उसको हम साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम कहते हैं, और अगर मेन ब्रांच ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी तो इसको बर्ड चेरी सिंड्रोम कहते हैं। बर्ड चेरी सिंड्रोम के अंदर वो कहता है कि आपने इसकी मॉर्फोलॉजी याद रखनी है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या अपीयरेंसेस या क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो कहता है नंबर 1 अगर मैक्रोस्कोपिकली देखा जाएगा तो ज़ाहिर लिवर जो है वो स्वॉलन होगा क्योंकि वो इनलार्ज हुआ होता है। उसकी अपीयरेंस अगर देखेंगे तो वो रेड पर्पल इन अपीयरेंस हुआ होता है और उसको जो कैप्सूल होता है वो काफी ज्यादा टेंस हुआ होता है। ठीक है, अगर लेकिन हम माइक्रोस्कोपिकली देखें कुछ एरियाज हेमरेजिक कोलैप्स के भी हमें नजर आते हैं और पैरेन्काइमा सम टाइम प्रिजर्व होता है, सम टाइम नहीं भी होता। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिकली क्या चीजें हमें नजर आएंगी इस बर्ड चेरी सिंड्रोम के अंदर, तो कहता है माइक्रोस्कोपिकली बहुत सुवेयर सेंट्री लोबार कंजेशन होगी। ठीक है, क्या होगी, सेंट्री लोबार कंजेशन होगी ब्लड रिटेंशन की वजह से, और ये काफी सुवेयर होगी। नंबर 2 मॉर्फोलॉजी के लिए आपको क्या नजर आएगा, वहां पे बहुत ज्यादा डैमेज होगा और नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी। और उसके बाद कहता है कि अगर ये नेक्रोसिस जो है वो परसिस्ट करेगी तो जाहिर है कि वहां पे सेंट्री लोबार फाइब्रोसिस भी शुरू हो जाएगी। सो ये हमने बर्ड चेरी सिंड्रोम की माइक्रोस्कोपी में याद रखना है कि वहां पे कंजेशन होती है, नेक्रोसिस होती है और फाइब्रोसिस भी होती है। फाइब्रोसिस उनमें थोड़ी आहिस्ता डेवलप होती है जिनके अंदर थ्रोम्बाई स्लोली डेवलपिंग हो। अगर मेन वेन के अंदर फ्रेश थ्रोम्बाई होगा तो वो ऑक्लूसिव होगा, और अगर वो क्रॉनिक है तो वो एडहेरेंट होगा। अब ये जो हमने कहा बर्ड चेरी सिंड्रोम है, इस बर्ड चेरी सिंड्रोम के अंदर जो मोर्टेलिटी का चांस है अगर अनट्रीटेड रखा गया तो मोर्टेलिटी का चांस काफी ज्यादा हाई है, इसलिए इसको ट्रीट किया जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए क्योंकि इसकी रीजन थ्रोम्बस है तो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स दी जाती हैं, और थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स के अलावा कुछ और सर्जिकल ट्रीटमेंट या रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिसमें आपके पास एंजियोप्लास्टी हो सकती है। नंबर 2 वो कहता है कि आप लोग इसके अंदर जो है वो कुछ पोर्टोवीनस शंट क्रिएट कर सकते हैं और वो शंट इधर इन्वेसिव होंगे या रेडियोलॉजिकल होंगे।
क्रॉनिक फॉर्म लेस लीथल होती है, इवन के क्रॉनिक में 2/3 पेशेंट 5 साल से ज्यादातर इसमें जिंदा रह भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेटे लास्ट में उसने कुछ पैसिव कंजेशन, सेंट्री लोबार नेक्रोसिस के बारे में बात की है कि सिस्टेमिकली अगर बॉडी में कोई मसला होगा तो उसकी वजह से लिवर के अंदर जो है वो सेंट्री लोबार कंजेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल राइट साइड हार्ट की डीकम्पनसेट होगी या लेफ्ट साइड डीकम्पनसेट होगी, कार्डियक फेलियर होगा, तो उसमें आपके पास जो लिवर है उसमें भी हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बहरहाल वो इतना ज्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने आप समझ लिया कि हमने 3 चीजों को पढ़ा सर्कुलेटरी डिसऑर्डर में। उन 3 चीजों में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा या तो इनफ्लो को मसला होगा, और इनफ्लो को क्यों मसला होगा, या आपके पास जो हेपेटिक आर्टरी है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी थ्रोम्बस वगैरह की वजह से, या जो पोर्टल वेन है उसकी ओक्लूजन हुई हुई होगी डिफरेंट रीजंस की वजह से, या हमने कहा कि जो फ्लड थ्रू द लिवर ब्लड है उसके अंदर मसला होगा, इंट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ये हो सकती है सिरोसिस की वजह से या मेटास्टेसिस की वजह से, या अंदर कोई भी रीजन है, या फिर हमने कहा कि आउटफ्लो को मसला होगा, और आउटफ्लो को मसले में हमने कहा कि हेपेटिक वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अगर तो स्मॉल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हम उसको साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्टिव सिंड्रोम कहते हैं, और अगर लार्ज 2 या 2 से ज्यादा हेपेटिक वेन इंक्लूडेड होंगी, तो ब्रांचेस इंक्लूडेड होंगी, तो फिर हम उनको क्या कहते हैं, मेन ब्रांचेस, तो फिर हम उसको कहते हैं बर्ड चेरी सिंड्रोम। और ये जो बर्ड चेरी सिंड्रोम है इसमें क्या क्या मिलता है आपको, लिवर की इनलार्जमेंट मिलती है, फिर उसके बाद एसाइटिस मिलती है, और पेशेंट पेन के साथ आता है। अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो ग्रॉसली आपको लिवर जो है वो काफी ज्यादा इनलार्ज नजर आएगा। उसके बाद वो रेड पर्पल सा हो सकता है, उसका जो कैप्सूल होता है वो टेंस हुआ होता है। उसके अलावा वहां पे कुछ हेमरेजिक कोलैप्स के एरियाज प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें, माइक्रोस्कोपिकली हमने कहा बेटे कि कंजेशन हो सकती है, कंजेशन के बाद हमने कहा नेक्रोसिस हो सकती है, और नेक्रोसिस के बाद फाइब्रोसिस हो सकती है। और नेक्रोसिस कहाँ होती है, क्या यहाँ होती है? नहीं, यहाँ होती है यस, यहाँ पे बहुत मैसिव नेक्रोसिस होती है, और ये मैसिव नेक्रोसिस इवन फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में चली जाती है, और सेम एज बर्ड चेरी सिंड्रोम में भी मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है अगर इसको ट्रीट ना किया गया। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स दे सकते हैं, या कुछ सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि एंजियोप्लास्टी को करके एक्लूडेड वेन की पेटेंसी रिटेन कर लेते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं, या पोर्टोवीनस शंट क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में इसने इसको सिस्टेमिक कंडीशंस के साथ एसोसिएट किया हुआ है, वो आप लोग रीड कर लीजिएगा, उसमें इतना कोई मसला नहीं है।